हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में मैं दृष्टि द विज़न की एनसीईआरटी की बुक से आधुनिक भारत को कवर करने वाली हूं। और दृष्टि की किताब में जो ये आधुनिक भारत है वो नई और पुरानी दोनों ही एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विपिन चंद्रा की बुक से भी लिया गया है। और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सारी चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। इससे आपको ये भी मालूम चलता रहेगा कि ये जो एमसीक्यूज़ मैं पढ़ रही हूँ वो किस चैप्टर से है, ये जो पढ़ रहे हैं वो किस चैप्टर से है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। और ये जो वीडियो होगा ये आधुनिक भारत का, ये आपके यूपीएससी सीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स को कवर करने वाला है, यूपी पीसीएस एग्जाम को कवर करने वाला है, ईपीएफओ, वनडे की एग्जामिनेशन, झारखंड पीसीएस, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो होंगे। और आधुनिक भारत के जो 13 चैप्टर हैं दृष्टि पब्लिकेशन में, उस 13 चैप्टर को मैं 2 से 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको लाइक करिएगा और अपने एजुकेशन ग्रुप में ज़रूर से इसको शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। और अगर आपको इस वीडियो का, इस बुक का, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका अगर आप पीडीएफ के तरीके से आप इसको करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आइए हम जानते हैं आधुनिक भारत के फर्स्ट चैप्टर जो है उसके एमसीक्यूज़ को पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन के बाद मैं आंसर भी बताऊँगी और यहाँ जो नीचे बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस एक्सप्लेनेशन को भी मैं कवर करते चलूँगी। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं, हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं जिसमें कि हम 18वीं सदी के भारत के बारे में जानेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों की गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम कौन सा था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासक गद्दी पर बैठे उसका कालानुक्रम है, सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम बैठा, उसके बाद उसका पुत्र जहादार शाह बैठा, इसके बाद फर्रुखशियार आया और उसके बाद शाह आलम द्वितीय आया। ऑप्शन ए जो है ये सही कालानुक्रम है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ जिसमें कि 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। उसने 1707 से 1712 की अवधि तक शासन किया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांदार शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली सामंत जुल्फी खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। जहांदार शाह जो था ये नितांत अयोग्य शासक था, लोग उसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जहांदार शाह को परास्त करके सैयद बंधुओं की सहायता से उसका भतीजा फर्रुखशियार 1713 में गद्दी पर बैठा। सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियार को सत्ता पाने में सहायता की थी और बाद में उन्होंने ही उसकी हत्या भी कर दी। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बैठाया जो कि बीमारी से मर गए। इसके बाद 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण 1738-39 में मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था जिस कारण लोग उसे रंगीला भी कहते थे। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकल के आए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक भी मोहम्मद शाह ही था। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। तो अभी आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आप इसका आंसर तुरंत कर देंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। अब अगला क्या कथन कह रहा है? अगला जो कथन है वो है कि उसके समय में जजिया समाप्त किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। तो ये भी सही है, यानी तीनों ही सही है। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो आइए हम डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जहांदार शाह ने तत्कालीन सबसे शक्तिशाली शासक जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां वजीर बना और साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए। इसी क्रम में घृणित जजिया को समाप्त कर दिया गया। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? इजारेदार जो था वो लगान वसूलने वाला ठेकेदार होता था और जो ये प्रथा होती थी उसको इजारेदारी कहते थे। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं।
इजारेदार उन्हें कहते थे जिससे शासक द्वारा लगान वसूलने का करार किया जाता था और इस व्यवस्था को इजारेदारी कहते थे। इसमें निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक इजारेदारों यानी लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ ये करार करते थे कि वे शासक को एक निश्चित मुद्रा राशि लगान के रूप में दे, मगर वे किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता था। इससे किसानों का उत्पीड़न जो था वो बढ़ा। हालांकि मुगलों द्वारा इस व्यवस्था को नापसंद किया गया, फिर भी जहांदार शाह के काल में इसे बढ़ावा दिया गया इजारेदारी को। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नादिर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बतानी है। तो इसमें से जो है ये ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं कि नादिर शाह के समय में उसने शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन, जिसको कि तख्ते ताउस कहा जाता था, इसको नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तो ये जो है ये नादिर शाह के आक्रमण से संबंधित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, नादिर शाह जो है वो भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था, ये सही है। मुगल फौजों से उसका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ, ये भी सही है। भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य ईरान में 3 सालों तक कोई भी कर नहीं लगाया, ये भी सही है नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में। तो आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं था, यानी ऑप्शन डी सही था, नादिर शाह के आक्रमण से संबंधित नहीं था वो। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था, अतः उसे फौज के रख रखाव के लिए धन की आवश्यकता थी। मुगल फौज ने 13 फरवरी 1739 को करनाल में उसका मुकाबला हुआ, जिसमें मुगल सेना बुरी तरह से परास्त हुआ। इसके बाद नादिर शाह ने राजधानी दिल्ली में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट किया। इसके अनुमानतः उसने कुल मिलाकर के 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई भी कर नहीं लगाया। वो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस भी साथ में ले गया था। वैसे इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे दे देने के लिए मजबूर भी किया था। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय के कथनों में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो देख लेते हैं दोनों क्या दिया है शाह आलम द्वितीय के से संबंधित। शाह आलम द्वितीय जो है इससे अपने वजीर से जान का खतरा था। शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर से जान का खतरा था, जिस कारण अपने शासन के आरंभिक वर्षों में ये राजधानी से दूर रहा। इसे बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक कंपनी का पेंशन याफ्ता बना करके इलाहाबाद में रहना पड़ा आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन डी है कि उसने शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये नादिर शाह के आक्रमण से संबंधित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सारे सही हैं कि नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। मुगल फौजों से उसका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ। भारत में लूटपाट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज्य ईरान में 3 सालों तक कोई भी कर नहीं लगाया। ये सारे नादिर शाह के आक्रमण से संबंधित हैं। तो आइए हम ये एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नादिर शाह के भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था, अतः उसे फौज के रख रखाव के लिए धन की आवश्यकता थी। मुगल फौज से 13 फरवरी 1739 को करनाल में उसका मुकाबला हुआ, जिसमें मुगल सेना बुरी तरह से परास्त हुई। इसके बाद नादिर शाह ने राजधानी दिल्ली में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट किया। अनुमानतः उसने कुल मिलाकर के 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई भी कर नहीं लगाया।
वो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस भी साथ ले गया था। तो इसमें आपके ऑप्शन में सिर्फ लिखा ये था कि तख्ते ताउस को उसने नष्ट कर दिया था और कोहिनूर हीरा ले गया था, इसलिए वो ऑप्शन जो था वो उससे संबंधित नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन डी जो था वो सही नहीं था। और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे दे देने के लिए मजबूर भी किया। इससे कई सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में इससे अपने वजीर से जान का खतरा था जिस कारण अपने शासन के आरंभिक वर्षों में ये राजधानी से दूर ही रहा, शाह आलम द्वितीय। और दूसरा है कि इसे बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक कंपनी का पेंशन याफ्ता बन करके इलाहाबाद में रहना पड़ा। दोनों ही ऑप्शन जो है ये सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोनों ही सही है कथन। शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर से जान का खतरा था, अतः ये अपने शासन के आरंभ के वर्षों में अपनी राजधानी से दूर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहा। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर की लड़ाई में हिस्सा लिया। इसमें अंग्रेजों से हार जाने के बाद वो कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रहा। वो 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़ करके दिल्ली लौटा, परंतु अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर के 1857 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया था। ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही है, केवल पहला। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। बहादुर शाह मोहम्मद के ढुलमुलपन तथा शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से उब करके मुगल वजीर निजाम उल मुल्क ने अपना पद त्याग करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला लिया। वो 1722 में वजीर बना था और अक्टूबर 1724 में अपना पद त्याग करके दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने दक्षिण चला गया। अतः कथन एक जो है वो सही है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। उसने अब मुगल साम्राज्य में, खासकर दिल्ली मथुरा में कई बार लूटपाट की। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। उसने 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया। इस हार से मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा ही धक्का लगा कि वे मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे और देश पर आधिपत्य कायम करेंगे। इसीलिए कथन जो 2 था वो गलत था। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बतानी है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है कि इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, ये सही नहीं है। बाकी सारे जो है सही है कि इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई और वो 1722 में वजीर बना था। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। उसको दक्कन में वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। तो इसीलिए बी जो है वो गलत है। उसने दक्कन में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चला करके सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम इसमें से कौन सा है? तो आपको आंसर आ रहा होगा, तो उस पर आप खुद से करिए। ऑप्शन बी जो है ये सही है। बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम है ये। मुर्शिद कुली खां बैठे, इसके बाद शुजाउद्दीन बैठा, फिर अली वर्दी खां, इसके बाद सिराजुद्दौला आया। ठीक है, ऑप्शन बी।
मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वो उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटा करके अलीवर्दी खां नवाब बन गया। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तकावी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तकावी ऋण के संदर्भ में ऑप्शन ए, तकावी ऋण जो है ये खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। तकावी ऋण, ठीक है, तकावी ऋण मुख्य रूप से खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाने वाला ऋण था। इससे गरीब खेतिहरों को अकाल, सूखे व बाढ़ जैसी विपरीत परिस्थितियों से उबरने में सहायता मिलती थी। साथ ही ये उन्हें समय पर भू राजस्व देने के लिए समर्थ बनाने का राज्य का एक प्रयास भी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सआदत खां था। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां यानी बुरहान उल मुल्क था। इसके बाद उसकी जगह उसके भतीजे सफदर जंग ने ली। सफदर जंग के बाद सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी हैदर अली अशिक्षित था, हैदर अली एक कुशल प्रशासक था और उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन मैसूर का उदय हुआ। हैदर अली पढ़ा लिखा न होने के बावजूद बहुत ही कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू किया था। वर्ष 1755 में डिंडीगुल में अपने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें अपने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया, परंतु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में वो मारा गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। इसके बाद आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो कथन है ये दिया है पहला कि समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे। एक, नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमाने को अपनाना। और दूसरा कथन है, उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है। एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। तो इस कथन को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में ये बात हो रही है। तो ये बात हो रही है टीपू सुल्तान के बारे में। ये दोनों कथन जो है टीपू सुल्तान से संबंधित है। दोनों जो विशेषताएं थी वो टीपू सुल्तान से संबंधित थी। वो समय के साथ चलने वाला बहादुर और निर्भीक शासक था। टीपू के विषय में कुछ अन्य बातें हैं। उसे फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी। उसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। उसने वर्ष 1796 के बाद एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। उसके समय मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में अधिक संपन्न और खुशहाल था। अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ, इसमें वो श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ टीपू जो है वो मारा गया। इसके बाद हम क्वेश्चन 15 करेंगे। क्वेश्चन 15 जो है इसमें मिलान करनी है। ये क्षेत्र है और ये शासक है। बताना है कि कौन से क्षेत्र के कौन से शासक हैं। श्रावणकोर राज्य का शासक था राजा मार्तंड वर्मा। आमेर का शासक था जय सिंह। जाट राज्य का शासक सूरजमल था और रुहेलखंड का शासक अली मोहम्मद खां था, यानी ऑप्शन ए सही है। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। 1729 के बाद 18वीं सदी में एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में श्रावणकोर राज्य खड़ा हुआ था। राजा मार्तंड ने डच लोगों को हरा करके केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। गद्दी के उत्तरार्ध में श्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गई। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा था, जो कि स्वयं
कवि, विद्वान, संगीत प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। आमेर का सवाई राजा जय सिंह 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक था। वो विख्यात राजनेता, महान खगोलशास्त्री तथा समाज सुधारक था। उसने जाटों के लिए एक इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान एवं कला का महान केंद्र बना दिया। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। उसने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व तथा त्रिकोणमिति की बहुत सी कृतियों और लघु गणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। खेतिहरों की एक जाति जाट है। जाट दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द इलाके में रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों के द्वारा किया गया विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था, मगर जल्द ही वो लूटमार तक ही सीमित हो गया। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपने उच्चतम गरिमा पर पहुंची। सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नामक राज्य स्थापित किया था। ये राज्य हिमालय की तराई में, दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली में आंवला थी और बाद में रामपुर बनी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। सीखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका सीखों के संदर्भ में ऑप्शन डी जो है ये सही है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। सिखों की लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया और अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। ये तीनों ही सही है। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की। ये पंजाब के जाट, किसान तथा अन्य जातियों में, छोटी जातियों में फैल गया। वहीं लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद सिंह ने 1606 से 45 में आरंभ किया। मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह ने के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बनी। औरंगजेब की फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर के गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए केवल पहला सही है। इन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। 18वीं सदी के अंत में सुकेट चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। वे एक ताकतवर, साहसी सैन्य, कुशल प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिक थे। उन्होंने 1799 में लाहौर तथा 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य कायम किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी जो है सही है, यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। तो यानी जो ये ऑप्शन था कि रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया, ये भी गलत है। और 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों के द्वारा सतलुज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणनीति रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया था, ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है, आइए हम इस बॉक्स में देख लेते हैं। रणजीत सिंह धर्म के मामले में सहनशील और उदारवादी थे। वे न केवल सिख बल्कि मुसलमान संतों को भी आदर, सम्मान और संरक्षण देते थे। धर्मपरायण सिख होते हुए भी ये कहा जाता है कि वे अपने सिंहासन से उतर करके मुसलमान फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ते थे। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह के द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज नदी पार करने से मना कर दिया था और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सके और उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं।
शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? मराठा राज्य में पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। यही परिवर्तन दिखाई देता है। शिवाजी के पोते साहू को जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया, तब वो जल्द ही उसके और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इस झगड़े के फलस्वरूप मराठा शासन में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। इसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का नया काल प्रारंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। वस्तुतः बालाजी विश्वनाथ तथा उनके बेटे बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है? औरंगजेब का मकबरा जो है वो खुलदाबाद में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में है और एतमा दुदौला का मकबरा जो है वो आगरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? खुलदाबाद में है। इसके बाद आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, यानी पहला और दूसरा। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। बाजीराव प्रथम ये समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेशमुखी कर मराठों को देते थे। बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेशमुखी कर जो है वो मराठों को देते थे। ये दोनों ही सही है। तो आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ की 1720 में मृत्यु हो गई। उनकी जगह उनका 20 वर्षीय बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। वह युवा होने के बावजूद एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति तथा महत्वाकांक्षी राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। बाजीराव ने पहले मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जो दूसरा कथन है वो भी सही था कि बाजीराव और दक्कन का निजाम उल मुल्क 2 बार लड़ाई के मैदान में मिले और दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी और उसे दक्कन प्रांत का चौथ और स्वदेशमुखी मराठों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी थी? मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला। ये दोनों ही कथन जो हैं वो दोनों ही परिणाम जो हैं वो सही है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा फौज के पैर पूरी तरह से उखड़ गए। अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। पानीपत की हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात था और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा ही धक्का लगा। पानीपत में मराठों की हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया, क्योंकि इन क्षेत्रों पर मराठों का प्रभाव था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों को भी अपनी जीत का कोई भी फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने ये फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन सा राज करेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि भारत पर कौन जो है वो राज नहीं करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी यानी केवल तीसरा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। ये है आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में सही कथन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में
सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1803 से 1805 में हुई। तो ये दोनों ही गलत था, ऊपर का जो कथन पहला और दूसरा दोनों ही गलत था। जबकि तीसरा सही था कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1716 1719, उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया। प्रथम युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए, जबकि अन्य दोनों युद्धों में मराठों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित है। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 26, 18वीं सदी में महिलाओं की सामाजिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, यानी दूसरा। पूरी सदी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेषकर रूप से ध्यान दिया गया। ये जो है 18वीं सदी में महिलाओं की सामाजिक दशा के बारे में सही है। पूरे भारत में पूरी 18वीं सदी को देखने पर पता चलता है कि बाल विवाह प्रथा पूरे देश में प्रचलित थी। लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि उच्च जातियों की कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी थी, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता है। जाति प्रथा की अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की दो बड़ी सामाजिक कुरीतियां थी, सती प्रथा और विधवाओं की खराब अवस्था। सती प्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी, वहीं दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं था। मराठों ने इसे बढ़ावा नहीं दिया था सती प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 27, 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बतानी है। 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के संदर्भ में तो ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है कि केरल के महान गीतकार दयाराम ने भी इसी सदी में अपनी रचनाएं लिखी थी। ये सही नहीं है 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन के बारे में। क्या सही है, हम आइए डायरेक्ट आंसर में देख लेते हैं। 18वीं सदी में ही मलयालम साहित्य में पुनर्जीवन देखा गया, विशेषकर श्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल का एक महान कवि कुंचन नंबियार इसी समय में हुआ, जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। 18वीं सदी के केरल में कथकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। इस सदी के साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास। तायुमानवर यानी 1706 से 1744 तमिल में सित्तर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। तायुमावर इसी सदी के महान कवियों में से एक। दयाराम ने इसी सदी के उत्तरार्ध में अपनी रचनाएं लिखी। ये गुजरात के थे दयाराम। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। 18वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। प्रसिद्ध पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने की थी और प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालों की रचना शाह अब्दुल लतीफ ने किया था। ये दोनों ही सही है। 18वीं सदी में मशहूर पंजाबी महाकाव्य हीर रांझी की रचना वारिस शाह द्वारा किया गया था और इसी सदी के दौरान शाह अब्दुल लतीफ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रची। सिंधी साहित्य के लिए ये सदी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। सच्चल और सामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 29, 18वीं सदी के भारत के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के भारत के संबंध में बतानी है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए सही है, यानी इस सदी में भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था। तो क्या है आंसर देख लेते हैं। 18वीं सदी में भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादनों में कुल मिलाकर के स्वावलंबी था, इसलिए वो बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर भारत के औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था, फलस्वरूप भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 के हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। चैप्टर 2 है भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय। तो आइए हम जानते हैं, इनके एमसीक्यूज को करते हैं सॉल्व। पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, इसमें से आपका ए सही होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा, तो सिर्फ हम पहले और दूसरे को ही पढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था।
16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलयाला में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। ये दोनों ही विचार जो है, दोनों ही कथन जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। तब उस समय वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इस समय फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर के मलयाला में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। चूंकि यह दक्षिण भारत इस समय मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन, 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही असत्य है, इसमें से आपको बतानी है। तो असत्य है दूसरा कथन। तो दूसरा कथन असत्य है कि इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया, ये असत्य है। तो सत्य क्या है हम जानते हैं। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई थी। इंडोनेशिया डच व्यापारियों का अधिकार हो गया। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। भारत, श्रीलंका और मलयाला पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर के मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक सही फरमान जारी करने में सफल रहा? सर टॉमस रो सफल रहा। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। इस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज इस छूट से संतुष्ट नहीं थे। 1615 में सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला शाही फरमान जारी करने में सफल रहा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। इसके बाद 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोली। सूरत, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो कथन सही है वो है डी। ना तो इसमें से पहला ही सही है और ना ही दूसरा ही सही है, यानी ना अंग्रेजों ने बंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया और ना ही अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। तो सही क्या है वो हम देख लेते हैं। जब इंग्लैंड को सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। बंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई का द्वीप स्थापित किया। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया था। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 1686 में औरंगजेब के द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था अंग्रेजों के द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना, ये इसका कारण था। तो आइए हम आंसर को देख लेते हैं पूरा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारतीय राज्य को प्राप्त करने और इस देश को इसी के साधनों से जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच में शत्रुता की शुरुआत हो गई। अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके आका
युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और उन्हें गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। 16वीं और 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन बी सत्य है, यानी केवल दूसरा सत्य है कि इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया। कंपनी ने उड़ीसा में 1633 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1639 में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया। राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि मद्रास बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बतानी है। तो इसमें से बी जो है वो असत्य है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र था, ये गलत है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो कि अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं दे करके उसकी सहायता करती थी। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में माना जाता है? प्लासी के युद्ध से माना जाता है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए थे? तो पहला और दूसरा सही है, यानी कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई और भारतीय व्यापारी एवं कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। केवल पहला और दूसरा ही सही था। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त हो गई थी। इन मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी। हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, उनको वही कर देने पड़ते थे जो कि भारतीय व्यापारियों को देने पड़ते थे। ये फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की मूल वजह बन गई। इससे एक तो बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी, तो दूसरी कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार के कर न चुकाने के लिए करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे, तीनों ही सही है। कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना कारण था। कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल यानी कर लगाना। सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना, ये तीनों ही कारण थे। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ था? बंगाल में और उड़ीसा में। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और फिर उससे अपना इनाम मांगने लगा। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुफ्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जिम्मेदारी भी मिली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। इसमें बताना है, कथनों पर विचार करना है, जिसमें कि आपका ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल में अतिरिक्त व्यापार पर लगाने वाले सभी कर खत्म कर दिए। मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। ये सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम
द्वितीय का गठजोड़ था, इन तीनों लोगों का। अंग्रेजों के साथ अनेक लड़ाइयों के बाद कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। तब वो अवध भाग गया, जहां उसने अवध के नवाब सिजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह आलम द्वितीय के साथ समझौता कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने इन तीनों की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर की लड़ाई के परिणाम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तीनों ही कथन सही है। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया और अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कोरा और इलाहाबाद जिले जीत कर दिए। ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 18वीं सदी में कंपनी के द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैत व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन ए यानी पहला ही सही है, केवल बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। दीवान के रूप में कंपनी सीधे ही राजस्व वसूलने लगी। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सी, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। बंगाल में प्रशासन की दोहरी या द्वैत व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के पदाधिकारियों ने बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूटा। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझी जाती थी। इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, वॉरेन हेस्टिंग के साथ 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों का मराठा, मैसूर और हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध सामना करना और दूसरा अमेरिकी जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना। ये दोनों ही कारण थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1775 से 82 तक का समय भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। सभी मराठा सरदार, पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए। दक्षिण भारत के शासक भी अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से चिढ़े हुए थे और इस घड़ी का फायदा उठा करके हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह अब अंग्रेजों को मराठा, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा था। 1776 में अमेरिकी जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों का लगातार हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपने प्रतिद्वंदियों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से उपाय अपनाए थे? उसने सहायक संधि प्रथा अपनाई, खुला युद्ध किया और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना। ये तीनों चीज़ें जो हैं, उद्देश्य जो हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन तीनों उपायों को अपनाया था। तो ये एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। सहायक संधि प्रथा या प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी गलत है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की? इंदौर के होलकर से। अंग्रेजों ने इंदौर के होलकर से मराठा सरदार से राजघाट की संधि की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही है और उनका मुनाफा कम हो रहा है
तथा कंपनी के डायरेक्टरों तथा ब्रिटिश राजनेताओं ने आगे प्रसार रोक देने, फिजूल खर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का फैसला किया। इसलिए वेलेस्ली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जनवरी 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होल्कर के साथ शांति स्थापित करके उनके राज्य का एक बड़ा भाग वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? सिंध राज्य का। 19वीं सदी के यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया वो था राज्य का विलय सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी भी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि सदियों के इस देश में परंपरा चलती आ रही थी। इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के एकाधिकार को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन बना था? सतारा बने थे। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय सिद्धांत के तहत 1848 में सतारा का अधिग्रहण किया। इसके बाद जैतपुर एवं संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली का अधिग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिशों के द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? अवध का। लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पर लगी थी। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस पर राज्य विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। अंत में डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अवध के राज्य को 1856 में हड़प लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसके प्रमुख उद्देश्य ये तीनों थे। भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना और भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों चैप्टर जो हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।